आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्रता के प्रकार, या फिर हम इसको रूप भी बोल सकते हैं। तो सब स्वतंत्रता के बहुत सारे प्रकार हैं। उनमें से पहला हम लेते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता का। प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब किससे हो गया? प्रकृति से हो गया। तो यहाँ पर हम एक शब्द लेते हैं प्रकृति, और ये हो गया प्रकृति से प्राप्त स्वतंत्रता, कि ऐसी स्वतंत्रता जो हमें प्रकृति के माध्यम से क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। जैसे हम बात कर लें कि व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, और जन्म लेने के साथ ही उसे किसी प्रकार का कोई कार्य न करना पड़े, ठीक है, कि व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है उसी को कौन सी स्वतंत्रता कहा गया है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। कि व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही स्वतः ही उसे बिना किसी कार्य किए हुए अगर व्यक्ति को क्या प्राप्त हो रही है? स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, तो वो स्वतंत्रता कैसी हो जाएगी? प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसे हम प्रकृति से प्राप्त स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं, या फिर ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं। इसको हम देखें कि किस प्रकार से ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। तो देखो, पहले तो हम बात करते हैं राज्य कि वर्तमान में राज्य है। ये जब राज्य नहीं था, उससे पहले की जो अवस्था थी, उस अवस्था में यह माना गया कि वहां पर कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त थी? तो वहां पर प्राकृतिक स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त थी। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता कब प्राप्त थी? जब राज्य अस्तित्व में नहीं था, ठीक है। उस समय मुख्य रूप से देखो 3 अधिकार व्यक्ति को प्राप्त थे, जिनका समर्थन जॉन लॉक ने किया था। तो जॉन लॉक ने, पश्चिमी विचारक है जॉन लॉक, उन्होंने 3 अधिकारों के बारे में कहा कि ये व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त रहते हैं, ठीक है, प्रकृति के माध्यम से ये प्राप्त रहेंगे। कौन कौन सा? जैसे जीवन का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तो जीवन का है, संपत्ति का है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से जॉन लॉक जो विचारक हुए थे, उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है कि व्यक्ति को ये प्राप्त होने ही चाहिए। एक तो जीवन का अधिकार, एक संपत्ति का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो विचारक हैं जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, ये जितने भी विचारक हैं वो सभी विचारक कैसे हैं? समझौतावादी। समझौतावादी से अभिप्राय है कि लोगों ने समझौता किया, समझौते से किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से हुई। तो इस समझौतावादी विचारक में मुख्य रूप से जो आते हैं जॉन लॉक है, होब्स है और रूसो है। तो होब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों साथ में चलते हैं, ये समझौतावादी विचारक हैं। और इन्होंने प्राकृतिक स्वतंत्रता का क्या किया है? समर्थन किया है, जिसमें जॉन लॉक का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने 3 अधिकारों के बारे में कहा कि ये व्यक्ति को प्राप्त होने ही चाहिए। अब राज्य के आने से प्राकृतिक स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ऐसा मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य देखो संचालित होता है किसके माध्यम से? कानून के माध्यम से। कि राज्य का पूरा सिस्टम किसके माध्यम से संचालित होता है? कानून के माध्यम से संचालित होता है। और जहाँ पर कानून आ जाता है वहाँ पर प्रकृति से प्राप्त जो स्वतंत्रताएं हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता, उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। कानून के माध्यम से व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी उसी को महत्व
मिलेगा। तो इस प्रकार से राज्य के अस्तित्व में आने से ही प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रूसो ने एक महत्वपूर्ण कथन कहा है, किसके बारे में, प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में। तो रूसो ने क्या कहा, इंपॉर्टेंट ये परिभाषा आपको याद भी रखनी है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। तो प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त रहती हैं, लेकिन वह हर जगह बंधनों में जकड़ा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के अस्तित्व में आने से व्यक्ति के वो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है। तो व्यक्ति बंधन में हो जाता है, किसके आने से, राज्य के आने से। तो इस प्रकार से रूसो की महत्वपूर्ण परिभाषा है जो अक्सर पूछी जाती है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता हमने अच्छे से देखा कि प्रकृति के माध्यम से व्यक्तियों को जो अधिकार मिल जाते हैं, जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हो जाती हैं, वो प्राकृतिक स्वतंत्रताएं कही जाती हैं, जिसके लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। दूसरी स्वतंत्रता की हम बात करें, जिसे हम निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो दूसरी स्वतंत्रता हो गई निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब देखो नाम से पता लग रहा है कि निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि व्यक्ति के कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके लिए व्यक्ति को क्या प्राप्त होनी चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले एक विचारक की हम बात करते हैं जिसका नाम है J.S. मिल। पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद में आराम से ये समझ में आ जाएगा। एक विचारक हुए जिनका नाम था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने देखो व्यक्ति को, ये व्यक्ति के बारे में ये कहा कि व्यक्ति दो प्रकार के कार्य करता है। तो J.S. मिल का मानना है कि व्यक्ति कितने प्रकार के कार्य करता है, दो प्रकार की। ठीक है, एक तो होते हैं स्वकार्य और दूसरे होते हैं परकार्य। तो इस प्रकार से J.S. मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, स्वकार्य, ठीक है, और परकार्य। स्वकार्य से अभिप्राय ऐसे कार्य जिसे व्यक्ति अपनी किससे कर सके, इच्छा से। ठीक है, तो व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसे वो अपनी इच्छा से कर सके और जिस पर किसी प्रकार का क्या न हो, प्रतिबंध नहीं हो। तो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति ऐसे कार्य कर सके जिस पर समाज का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो। तो वो कार्य व्यक्ति के कैसे कहलाएंगे, स्वकार्य। जैसे व्यक्ति अपने इच्छा का क्या खाए, खाना। तो व्यक्ति खाना खाता है, समाज मना थोड़े करता है, नहीं करता है। व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, तो अच्छे कपड़े व्यक्ति पहनता है। ठीक है, तो व्यक्ति का आचार व्यवहार है, रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है। ठीक है, व्यक्ति धार्मिक आचरण करता है, जिस धर्म को उसने अपना रखा है वैसे आचरण करता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। तो स्वकार्य से अभिप्राय ऐसे कार्य जिन्हें व्यक्ति किससे कर सके, अपनी इच्छा से। ठीक है, और जिस पर किसी प्रकार का क्या नहीं हो, प्रतिबंध नहीं हो। तो वे कार्य
किस में आ जाएंगे, स्व कार्य में। और इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा का खाना खा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, ठीक है, अच्छे व्यक्ति के जो संबंधी हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, उससे अच्छे व्यवहार में वो बात कर सकता है, जिस धर्म का व्यक्ति है उससे संबंधित अच्छे आचरण कर सकता है, ठीक है, अच्छा भाषण दे सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें किस में आ जाएंगी, स्वीकारी में। जैसे यहाँ अगर हम इसमें लें तो व्यक्ति शराब भी पी सकता है, ठीक है, कार्य तो गलत है लेकिन व्यक्ति शराब पी सकता है, ठीक है। लेकिन ये शराब कब पिएगा, जैसे व्यक्ति घर में रह रहा है, घर में रात को उसने शराब पी, सो गया, तो कार्य गलत नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब पर कार्य में देखो, ठीक है, अगर व्यक्ति भाषण दे रहे हैं और वो भाषण किससे संबंधित हो गया, देश विरोधी है, तो क्या ऐसे भाषण को रोका नहीं जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे भाषण पर क्या होगा, प्रतिबंध होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति शराब पी रहे और शराब पी करके गालियां दे रहे समाज में, बाहर रोड पर, ठीक है, तो ये जो कार्य हुआ वो भी कैसा हो गया, समाज विरोधी। तो व्यक्ति का ऐसा कोई भी कार्य जिसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़े, विपरीत। अगर समाज पर व्यक्ति के कार्यों का कैसा प्रभाव पड़ता है, विपरीत, ठीक है, तो ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत या निजी स्वतंत्रता में ऐसे कार्य आएंगे जिन्हें व्यक्ति करे और जिसका समाज पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, ऐसे कार्यों को व्यक्ति कर सकता है। तो जेम्स मिल ने कार्यों के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर भी हम निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किन चीज़ों को लेंगे, हम उन चीज़ों को लेंगे जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है, धार्मिक आचरण कर सकता है, ठीक है, वेशभूषा अच्छी पहन सकता है, अच्छा खाना खा सकता है, अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद में फिर अगले हम स्वतंत्रता की बात करें तो आता है तीसरा बिंदु अपना, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता। अब देखो, नागरिक स्वतंत्रता से अभिप्राय यहाँ पर एक शब्द है नागरिक, ठीक है, कि देश का नागरिक होना चाहिए और उसे क्या प्राप्त होगी, स्वतंत्रता, ठीक है। तो सीधे अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब हो गया ऐसी स्वतंत्रता जिसे समाज, ऐसी कोई भी स्वतंत्रता जिसे समाज तो क्या करेगा, समाज स्वीकार करता है, कि समाज की तो स्वीकृति मिलती है, तो समाज तो उसे क्या कर लेगा, स्वीकार। और राज्य क्या प्रदान करेगा, राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ऐसी स्वतंत्रता जिसे समाज तो क्या करे, स्वीकार, और राज्य क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे, वो स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता होगी, नागरिक स्वतंत्रता। और ये किसे प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी नागरिकों को। किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, नागरिक। कि किसी देश की नागरिकता जिन लोगों को प्राप्त है वो वहाँ के क्या हैं, नागरिक हैं। उन्हें जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी वो नागरिक स्वतंत्रता होगी। और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि ऐसी स्वतंत्रता जिन्हें समाज तो क्या कर ले, स्वीकार, ठीक है, कि व्यक्ति के ऐसे कार्य, ऐसी स्वतंत्रता इन्हें समाज अच्छा मानता हो और राज्य उन्हें क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा। तो वो हो गई नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इन नागरिक स्वतंत्रताओं को हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार की बात कर लें तो मौलिक जो अधिकार हैं उन मौलिक अधिकार में व्यक्तियों को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, ठीक है, वो किस में आएंगी, नागरिक स्वतंत्रता में। जैसे अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 में
6 प्रकार की क्या हैं स्वतंत्रताएं, वो किस में आती हैं? नागरिक स्वतंत्रता में। नागरिक स्वतंत्रता के बाद में फिर हम बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में। तो नंबर 4 की हम बात करें राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता की हम बात करें तो देखो, जहाँ पर भी कैसे शब्द आ जाए, राजनीतिक शब्द आ गए, वहाँ पर आप इसको किससे जोड़ दें? शासन से। ठीक है। अब शासन में व्यक्ति की क्या हो? भागीदारी। कि व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसके माध्यम से वो किस में अपनी भागीदारी निभाए? शासन में। अगर व्यक्ति शासन में अपनी भागीदारी निभाता है, हिस्सेदारी निभाता है, तो वो जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता कैसी हो जाएगी? राजनीतिक। अब कौन कौन से व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति की किस में भूमिका बढ़ जाती है? शासन में भूमिका बढ़ जाती है। देखो, नंबर 1 की हम बात करें, जैसे जब कभी भी क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है। तो चुनाव में व्यक्ति क्या लेता है? हिस्सा लेता है। ठीक है। व्यक्ति जिस पार्टी से संबंधित होता है उस पार्टी का वो क्या करता है? प्रचार प्रसार करता है। हालांकि चुनाव में व्यक्ति स्वयं खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी संबंधित जो पार्टी, जिस पार्टी को जिताना चाहता है, ठीक है, उसमें बढ़ चढ़ करके क्या लेता है? हिस्सा लेता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की भूमिका किस में बढ़ी? शासन में। दूसरे बिंदु की हम अगर बात कर लें तो मतदान के माध्यम से भी व्यक्ति की भूमिका किस में बढ़ जाती है? शासन में बढ़ जाती है। वो कैसे? कि मतदान के माध्यम से व्यक्ति ऐसे प्रतिनिधियों को चुनता है जो आगे जा कर के शासन को चलाते हैं। राजनीति, राज का मतलब राज्य की नीति, राज्य के नियम। तो राज्य के नीति और नियम कौन बनाते हैं? जिन व्यक्तियों को हम मतदान के माध्यम से चुनते हैं। तो उन व्यक्तियों के माध्यम से शासन को संचालित किया जाता है। तो मतदान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति किस में भूमिका निभाता है? अपनी शासन में भूमिका निभाता है। तो ये स्वतंत्रता कैसी हुई? राजनीतिक स्वतंत्रता। अगर हम बात करें कि कई बार व्यक्ति ऐसे कार्य तो करता है, स्वयं भी चुनाव में खड़ा हो जाता है, तो सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति। जैसे सरपंच के चुनाव में व्यक्ति खड़ा हो गया, ठीक है, एमएलए के चुनाव में व्यक्ति खड़ा हो गया, एमपी के चुनाव में व्यक्ति खड़ा हो गया, तो इनके माध्यम से, या सीएम पद का दावेदार व्यक्ति हो गया, ठीक है, पीएम पद का दावेदार व्यक्ति हो गया। तो ये जो सार्वजनिक पद हैं, ठीक है, इनके लिए व्यक्ति क्या करेगा? उम्मीदवार बन जाएगा। और उम्मीदवार बन जाएगा और जब उसे अच्छे वोट मिल जाएंगे, दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? चुन लिया जाएगा। तो चुनने के बाद में उस पद से संबंधित उसमें क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार व्यक्ति शासन से संबंधित क्या निभाएगा? भागीदारी निभाएगा। तो शासन में होगा तो भी शासन में व्यक्ति की भागीदारी हो जाएगी, और अगर शासन में नहीं होगा तो व्यक्ति के माध्यम से ऐसे कार्य जिससे, चाहे वो चुनाव का हो या मतदान का हो, ठीक है, या ऐसे स्वयं प्रतिनिधियों को चुने, ठीक है, या फिर स्वयं उम्मीदवार बन जाए, तो इन सभी कार्यों के माध्यम से अगर व्यक्ति की शासन में भागीदारी या भूमिका बढ़ती है तो वो स्वतंत्रता कैसी होगी? राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद में अगली स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो आ जाएगी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है।
तो ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति अपने सम्मान के साथ स्वयं का और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो देखो वापस से हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति कोई ना कोई क्या करता है, कार्य करता है। अब उससे प्राप्त व्यक्ति को जो आमदनी होती है उससे अगर वो अपने सम्मान के साथ, ठीक है, अपने जीवन का यापन कर रहा है या जीवन निर्वाह कर रहा है, ठीक है, किसके साथ, सम्मान के साथ, तो वो स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता मानी जाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता किस पर आधारित हो गई, अर्थ पर। अर्थ का मतलब पैसे पर, कि व्यक्ति कोई ना कोई काम करेगा उससे पैसे मिलेंगे और अपने परिवार का लालन पालन करेगा, जीवन यापन करेगा। अगर वो सम्मान के साथ कर रहा है तो वो कैसी स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब अगर हम समाज की बात करें तो समाज में देखो अमीर व्यक्ति भी होते हैं और गरीब व्यक्ति भी होते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर बहुत ज़्यादा होगा ना, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि ये जो गरीब व्यक्ति हैं क्या ये स्वाभिमान के साथ, अपने सम्मान के साथ रह पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर अमीर और गरीब के बीच में दूरी ज़्यादा होगी तो सम्मान और स्वाभिमान के साथ गरीब व्यक्ति नहीं रह पाएगा। तो क्या किया जाए कि अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कम हो। अमीर और गरीब के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूरी क्या हो, कम हो। ठीक है, और क्या हो, अगर दूरी कम होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, शोषण भी कम होगा। तो शोषण का दायरा भी क्या हो, कम हो। दूरी अगर दोनों के बीच में कम है तो शोषण भी क्या हुआ, कम होगा। ठीक है, और ऐसा होगा, ठीक है, तो व्यक्ति अपने सम्मान के साथ रहेगा। और क्या किया जा सकता है कि समान अवसर मिले। समान अवसरों की उपलब्धता। अब देखो ये सबसे बड़ा कारण माना गया है भारत में, किसका, गरीबी का। ठीक है, कि गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारों ने खूब कार्यक्रम चलाए, लेकिन अभी तक गरीबी दूर नहीं हुई और संभावना भी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए कि गरीबी दूर हो, तो देखो ये तीसरा जो बिंदु है कि समान अवसरों की उपलब्धता, कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को आप क्या प्रदान कर रहे हो, समान अवसर। ठीक है, उसे आगे बढ़ने के अगर आप अवसर दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में उसकी जो गरीबी है, ठीक है, उसे कम किया जा सकता है। धीरे धीरे जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और एक समय आएगा कि वो समाप्ति की ओर होगा। तो समान अवसर मिलेंगे तभी व्यक्ति अपनी स्थिति में क्या कर पाएगा, सुधार कर पाएगा। कि योग्य व्यक्ति है लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिला, ठीक है, परिवार की स्थिति ऐसी रही कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति गरीब था और गरीब ही रह जाएगा। लेकिन अगर योग्य था, उसे अवसर मिले आगे बढ़ने के, आगे बढ़ गया, अच्छी नौकरी उसने प्राप्त कर ली, तो उसके परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। तो ये किससे होगा, जब व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे।
तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय ये हुआ कि व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, उससे व्यक्ति पैसे कमाता है और उससे स्वयं का अपने परिवार का जीवन यापन करता है। अगर ये सभी कार्य व्यक्ति सम्मान के साथ कर रहा है तो स्वतंत्रता कैसी हो गई? आर्थिक स्वतंत्रता। किसी भी देश में आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं है। क्यों? अमीर और गरीब के बीच की दूरी रहती है। अब ये दूरी कम से कम होगी तो व्यक्ति अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ रह पाएगा। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है। फिर पांचवें बिंदु के बाद में अगर हम बात करें छठवें बिंदु की, तो वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखो यहाँ पर भी नाम से हमें पता लग रहा है कि ऐसी स्वतंत्रता जो किस पर आधारित हो? धर्म पर आधारित हो। तो ऐसी स्वतंत्रता जो धर्म पर आधारित हो वो स्वतंत्रता कैसे हो जाएगी? धार्मिक स्वतंत्रता। तो धर्म पर आधारित स्वतंत्रता। वैसे मौलिक अधिकार में हमने अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमें मिलता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या आता है कि व्यक्ति जिस धर्म का होता है, कि यदि मान लो आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म से संबंधित आप क्या करेंगे? आचरण करेंगे। अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम धर्म से संबंधित क्या करेंगे? आचरण करेंगे। अगर आप सिख हो तो सिख धर्म से संबंधित क्या करेंगे? आचरण। तो आप जिस धर्म के होंगे उस धर्म से संबंधित क्या करेंगे? आचरण करेंगे। ठीक है। आचरण से अभिप्राय है उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। उस धर्म से संबंधित आप धार्मिक संगठन या संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। धर्म का जो पहनावा है वो आप पहन सकते हैं। ठीक है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। उन धार्मिक संस्थाओं की आप स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। ये सभी चीज़ें किस में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता में। और यहाँ पर मुख्य जो चीज़ आती है ना, ठीक है, वो आती है इच्छा से, कि धार्मिक आचरण तो करोगे आप, वो किससे होना चाहिए? आपकी इच्छा से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा धमका करके आपसे धार्मिक आचरण करवाता है, ठीक है, आप जैसे मान लो सिख हो, आपको मुस्लिम बनाया जा रहा है या मुस्लिम को हिंदू बनाया जा रहा है, वो किसके आधार पर? बलात्। बलात् से अभिप्राय हो गया बल के आधार पर। कि बल के आधार पर अगर आपसे ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं, कैसे कार्य? धार्मिक कार्य, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं आता है। वो एक प्रकार से क्या है? अपराध है। तो कानूनन उसको अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से अभिप्राय कि आप जिस धर्म के हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनसे संबंधित संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप उसे डोनेशन दे सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप धर्म के आधार पर कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर बल से आपसे ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं जो आपकी इच्छा के विपरीत है, तो एक प्रकार से वो कानूनन क्या है? अपराध है। वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में अगला हम बिंदु लेते हैं नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता।
अब देखो, ऐसी स्वतंत्रता जो नैतिकता पर आधारित हो, तो ऐसी स्वतंत्रता जो नैतिकता पर आधारित हो, वो स्वतंत्रता कैसे हो जाएगी? नैतिक स्वतंत्रता। ठीक है। अब नैतिक या नैतिकता क्या होती है? तो देखो, एक होता है सद्गुण, एक होता है दुर्गुण। ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, दुर्गुणों को अपनाएंगे, ठीक है, तो ऐसी स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता नहीं होगी। जैसे दुर्गुण को हम सबसे पहले लें, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, घृणा है। तो ये जो चीजें हुई, ये एक प्रकार से दुर्गुण हो गई। ठीक है। तो वो दुर्गुण अगर आप में है तो ऐसी स्वतंत्रताएं आपको नहीं दी गई हैं। ठीक है। सद्गुण, सद्गुण की अगर हम बात कर लें तो जो भी अच्छाइयाँ हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, समाज जिन्हें अच्छा मानता है, जैसे आप दयालु हैं, दया भाव आप में है, करुणा का भाव आप में है, आप सत्य पर चलने वाले हैं, अहिंसा को मानने वाले हैं, आपके अंदर वात्सल्य है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी अच्छाइयाँ हैं। अगर आप के अंदर वो सभी सद्गुण हैं, वो अच्छाइयाँ हैं जो समाज के लिए ज़रूरी हैं, जिनसे समाज अच्छा बनता है, इसका मतलब कि आपको कैसी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई? नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। आप नैतिक स्वतंत्रता का अच्छे ढंग से पालन कर सकते हैं। ठीक है। तो दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, वात्सल्य, इन पर आधारित अगर आप स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो वो नैतिक स्वतंत्रता है। अगर आप में काम है, क्रोध है, लोभ है, घृणा है, दंभ है, ठीक है, तो ये सभी दुर्गुण हैं, तो वो नैतिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, उसे नैतिक स्वतंत्रता नहीं माना जाता है। तो समाज के ऐसे सद्गुण जिन्हें व्यक्ति अगर अपनाता है तो वो नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। फिर नैतिक स्वतंत्रता के बाद में अगला बिंदु हम लें तो नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता। अब देखो, सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें मुख्य जो फोकस किया जाएगा वो किस पर किया जाएगा? समानता पर। कि सामाजिक, समाज से बना है शब्द, तो ऐसी स्वतंत्रता जो समाज के लोगों को प्राप्त हो, इसका मतलब कि समाज में जो जितने भी लोग होंगे अगर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। तो समाज के लोगों के साथ समानता का व्यवहार। ठीक है। समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर समानता का व्यवहार होता है तो वहाँ पर जो स्वतंत्रता होगी वो कैसी स्वतंत्रता होगी? सामाजिक स्वतंत्रता। अब क्या सभी समाज के लोगों को समान मान लिया जाएगा? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि जैसे जाति है, जैसे धर्म है, जैसे लिंग है, वर्ण है, जन्म स्थान है। ठीक है। तो अगर इनके आधार पर जाति है,
विभिन्न जाति के लोग समाज में रहते हैं। अगर उन सबको आप समान मानोगे तो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो जाएगा, तो वहाँ पर सामाजिक स्वतंत्रता होगी। धर्म, विभिन्न धर्म के लोग समाज में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको सभी को समान मानोगे तो सामाजिक स्वतंत्रता है। लिंग की बात करें, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है, तो उनके साथ समान व्यवहार करोगे तो सामाजिक स्वतंत्रता है। फिर वर्ण की बात करें, ठीक है, तो कोई पितृवंश से संबंधित है, कोई मातृवंश से संबंधित है, उनके साथ भी अगर आप समान व्यवहार करोगे तो वर्ण का मतलब यहाँ पर रंग से है, ठीक है, एक वंश होता है, ठीक है, तो वर्ण में तो क्या आ जाएगा, रंग, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, तो अगर उसके आधार पर अगर समाज में आप समान व्यवहार करोगे तो वो समानता, सामाजिक समानता या सामाजिक स्वतंत्रता होगी। वंश की हम बात करें तो कोई पितृवंश से संबंधित होता है, कोई मातृवंश से संबंधित होता है, तो अगर उन्हें समान मानोगे तो वो भी समानता कैसी हो जाएगी, सामाजिक समानता या सामाजिक स्वतंत्रता। फिर जन्म स्थान, किसी का जन्म जैसे मान लो पंजाब में हुआ, किसी का कहीं और हुआ है, किसी का भारत में है, किसी का अमेरिका में जन्म है, तो जन्म स्थान के आधार पर अगर आप समाज के सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो वो कैसे समानता हो जाएगी, सामाजिक समानता, या स्वतंत्रता की बात करें तो वो सामाजिक स्वतंत्रता हो जाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो पूरा का पूरा सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15 जो है वो तो करता ही है, अनुच्छेद 14 जो है वो भी दो बातें बताता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं, ठीक है, तो कानून के समक्ष क्या होनी चाहिए, समानता एवं संरक्षण, कि कानून सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 14, जो किससे संबंधित है, सामाजिक स्वतंत्रता से। सामाजिक स्वतंत्रता के बाद में अगला बिंदु हम लें तो अगला बिंदु अपना आ जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब देखो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में सीधी सीधी हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है, जैसे हम 1757 की बात करते हैं, एक घटना है इतिहास में, इसको प्लासी का युद्ध कहा गया है। और इस युद्ध को जीतने के बाद में एक प्रकार से अंग्रेजों का अधिकार किस में हुआ, भारत में हुआ। और 1764 में बक्सर का युद्ध पूरी तरह से भारत को धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने प्रतिबंध में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ से लेकर के अगर हम बात करें 1947 तक का जो समय है, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व तक का जो समय है, इस समय में क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता भारत को प्राप्त थी, तो ऐसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि इस समय हम क्या थे, तो इस समय हम गुलाम थे। और गुलाम किसके थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हम बात करें कि कोई भी देश अपने जो आदेश हैं, ठीक है, अपने जो निर्णय हैं वो अगर स्वतंत्रता पूर्वक लेता है तो वो स्वतंत्रता कैसे हो जाएगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारत है, भारत अपने निर्णय दो प्रकार से ले सकता है, ठीक है, एक तो आंतरिक निर्णय लेगा, ठीक है, और दूसरा बाहरी निर्णय लेगा। आंतरिक निर्णय अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उससे संबंधित, ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो निर्णय लेगा वो आंतरिक निर्णय हो गए। और बाहरी निर्णय से अभिप्राय है कि भारत का अन्य देशों के साथ जो भी भारत संबंध स्थापित करेगा
ठीक है, डिसीजन लेगा, वो निर्णय कैसे हो जाएंगे, बाहरी निर्णय। ठीक है, अगर इन निर्णयों को भारत लेता है और वो किसी दूसरे देश के दबाव में लेकर के कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसी स्वतंत्रता कैसी हो जाएगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, कि भारत अपने निर्णय अगर स्वेच्छा से ले, बिना किसी दबाव के ले, दूसरे देश के दबाव से अगर भारत निर्णय नहीं लेगा तो वो स्वतंत्रता कैसी हो जाएगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अगर राष्ट्रीय स्वतंत्रता किसी देश में नहीं है तो वहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त जितने भी अधिकार हैं, व्यक्ति के अधिकार या स्वतंत्रताएं, अधिकार की बात कर लें या फिर स्वतंत्रता की बात कर लें, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएंगी, गौण, मतलब वो प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, जब हम गुलाम थे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं थे, अंग्रेज चाहे जैसा कार्य करते थे हम उनका विरोध नहीं कर पाते थे, अगर विरोध करते थे तो हमें क्या देते थे, सजा देते थे। तो अंग्रेजों के समय न न्याय था, न समानता थी, न किसी प्रकार के कोई अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त थे। तो कोई भी देश अगर वो गुलाम नहीं है, अगर वो स्वतंत्र है और अपने निर्णय अगर स्वेच्छा से लेता है, बिना किसी दूसरे देश के दबाव में लेता है, तो वहाँ पर जो स्वतंत्रता होगी वो कैसी होगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ठीक है, अंतिम जो अपनी स्वतंत्रता है 10 नंबर की हम बात कर लें, वो है संवैधानिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखो नाम से पता लग रहा है यहाँ पर शब्द कौन सा आ गया, यहाँ पर शब्द आ गया संवैधानिक। ठीक है, कि संविधान की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, संविधान की, कि ऐसी स्वतंत्रता जो संविधान के माध्यम से, ठीक है, नागरिकों को प्राप्त है, तो वो स्वतंत्रता कैसे हो जाएगी, संवैधानिक स्वतंत्रता, कि संविधान के माध्यम से प्राप्त स्वतंत्रता। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो मौलिक अधिकार की हम बात करें, अब मौलिक अधिकार में मुख्य रूप से अनुच्छेद आता है अपना 32। तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और 5 जो मौलिक अधिकार है उन्हें सुरक्षा देने की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, किसको, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकारों का क्या बनाया गया है, गारंटर। तो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। देखो वर्तमान में ये शब्द ही नहीं रहा गारंटी वाला, ठीक है, आजकल तो वारंटी आ गई। तो गारंटी देने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो अपने मौलिक अधिकार वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे, हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट को ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। इसमें देखो आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार की रिट जारी होती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो इन रीटों के माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को क्या प्राप्त हो रही है? सुरक्षा प्राप्त हो रही है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसीलिए ये उपचार कर रहे हैं किसका? मौलिक अधिकारों का। तो एक प्रकार से गारंटी दी जा रही है मौलिक अधिकार आपके सुरक्षित रहेंगे। अगर सरकार उन्हें रोकने का प्रयास करे, उस पर प्रतिबंध लगाए, तो ऐसी स्थिति में हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप हैं।